हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नोट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस पार्ट नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी नोट जेएस के अंदर, जिसका नाम है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। भाई देखो, आपको पता है कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर हम दो तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक सिंक्रोनसली और दूसरा एसिंक्रोनसली। और भाई नोट जेएस के हवाले से या फिर कोई भी दूसरी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, उसके अंदर ये जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपर को पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इंटरव्यू क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस नोट जेएस से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करूंगा वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, मतलब दोनों को अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ डायग्राम्स हैं जिनको समझा के मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। और फिर इसके बाद सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उसको भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी नहीं समझोगे तो इसका जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने लाजमी वॉच करनी है, ठीक है। और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो डेवलपमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के माइंड में आता है, डेवलपर्स के माइंड में आता है, और इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तकरीबन हर इंटरव्यू के अंदर लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो इसकी थियरी समझाने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है। भाई देखो, सपोज करो कि आपने कोई प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये एक प्रोग्राम को रेफर कर रहा है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने 4 मेथड्स को कॉल किया है, ठीक है। 4 मेथड्स बनाए और उनको कॉल किया इस तरह से, माई मेथड 1, माई मेथड 2, माई मेथड 3 और माई मेथड 4। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों मेथड्स को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो भाई आपको पता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कौन सी अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच के साथ एग्जीक्यूट होता है। मतलब ऊपर से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और नीचे जाके वो क्या होता है, खत्म होता है। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे इस सिनेरियो में सबसे पहले माई मेथड 1 चलेगा, फिर उसके बाद माई मेथड 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर माई मेथड 3 और फिर सबसे लास्ट में माई मेथड 4। मतलब ये तो एक बिहेवियर, एक नेचुरल बिहेवियर है जो कि इस तरह से हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। लेकिन भाई देखो, इस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर ना एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे देखो। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसके अंदर ये जो मैंने 4 मेथड यहाँ पे बनाए, सबसे पहला कौन सा एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहला आपके पास जो भी टॉप पे होगा वो मेथड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपके पास माई मेथड 2 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब सपोज करो कि जो माई मेथड 2 है, फॉर एग्जाम्पल ये अपने एग्जीक्यूट होने में फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट लेता है। इसका मतलब इस मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में 2 मिनट लगेंगे। मतलब ये वाला जो मेथड है जब ये रन होगा, रन होना स्टार्ट होगा, तो ये 2 मिनट के बाद जाके क्या होगा, एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा। मतलब इसके अंदर सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग हुई है जो कि ज्यादा टाइम रिक्वायर करती है। तो अब जब तक हमारे पास माई मेथड 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक ये जो हमारे पास मेथड नंबर 3 है और मेथड नंबर 4 है, ये ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर रहेगा। मतलब ये ब्लॉक रहेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब जब तक हमारे पास माई मेथड 2 जो कि 2 मिनट लेगा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारे पास माई मेथड 3 और माई मेथड 4 एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो पेंडिंग स्टेट में रहेंगे, ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे। तो ये हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का क्या है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, जो माई मेथड 2 है ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कोडिंग हुई है जो कि कम से कम 2 मिनट लेगी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। तो जब आपके पास ये 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका मेथड नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा और मेथड नंबर 4 एग्जीक्यूट होगा।
मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्मेंस इशू आता है, क्योंकि ये वाला जो आपके पास माय मेथड 3 है ये माय मेथड 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है कि जब तक माय मेथड 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक माय मेथड 3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी। और जब माय मेथड 3 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है माय मेथड 4 की एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब माय मेथड 3 माय मेथड 2 के ऊपर डिपेंडेंट है और माय मेथड 4 माय मेथड 3 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ड्रॉबैक है आपके पास किसका, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। और यही कॉन्सेप्ट भी है किसका, आपकी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। मतलब जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस का, वो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर आपका यही होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस लैंग्वेज को अगर बनाना है तो उसके लिए उस लैंग्वेज को उसी तरह से तैयार किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी मैं उसी एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरे पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है, माय मेथड 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो अप्रोच तो वही चलेगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये माय मेथड 1 चलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो माय मेथड 2 है, मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 मिनट लेता है इस मेथड की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट होने में, क्योंकि मैंने क्या बताया इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो सकती है, कोई ऐसा कोड हो सकता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जो मेथड आपका ज्यादा टाइम लेता है ना उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे वो ब्लॉकिंग स्टेट वाला, पेंडिंग स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि माय मेथड 2 जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा तब तक 3 और 4 रन नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब जैसे ही माय मेथड 2 के ऊपर वो आएगा और देखेगा कि भाई ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये एक साइड में आपके पास प्रोसेसिंग करता रहेगा और इसके साथ साथ ये माय मेथड 3 और माय मेथड 4 भी रन हो जाएंगे। और जब माय मेथड 2 आपके पास अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो सबसे एंड में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी ये अपना आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। तो इस केस में ये जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया, इस केस में होगा क्या कि सबसे पहले माय मेथड 1 चलेगा और फिर माय मेथड 2 नहीं चलेगा बल्कि यहाँ पे माय मेथड 3 के ऊपर वो जंप हो जाएगा, क्योंकि माय मेथड 2 टाइम लगा रहा है। जिस तरह भाई देखो हमने अक्सर देखा होगा ना, हम क्यू में लगे हुए होते हैं, कोई बंदा ज्यादा टाइम लगा रहा होता है तो हम उसे कहते हैं चल भाई चल साइड पे हो जा, जल्दी से हमें भी अपना काम करवाना है। ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर कि माय मेथड 2 ज्यादा टाइम ले रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय मेथड 3 को कॉल कर लेंगे। तो इसकी एग्जीक्यूशन पता है किस तरह से होगी, रियल एग्जीक्यूशन इसकी किस तरह से होगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास माय मेथड 1 चलेगा, उसके बाद चूंकि माय मेथड 2 ज्यादा टाइम ले रहा था तो माय मेथड 2 की जगह ये माय मेथड 3 चल जाएगा, क्योंकि माय मेथड 3 ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह माय मेथड 4 भी ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, वो भी जल्दी से एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन माय मेथड 2 जो कि 2 मिनट ले रहा था अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में, तो इस केस में वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसकी थियरी के ऊपर आने से पहले मैं यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, उसका फोल्डर। इसके अंदर यहाँ पे देखो एक index.js की फाइल है और यहाँ पे package.json की फाइल भी मैंने पहले से बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था package.json की फाइल हम कैसे बनाते हैं, npm init कमांड को यूज करके। मतलब जब भी आपने सबसे पहले फोल्डर बनाना है, सबसे पहले npm init की कमांड को यूज करके ये वाली फाइल package.json जनरेट कर लेनी है। उसके बाद जो भी फाइल्स बनानी है वो आप बना के अपना काम करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक index.js के नाम से भी पहले से फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर अभी कोई कोड नहीं है, अभी मैं कोडिंग करूंगा। तो यहाँ पे देखो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं fs मॉड्यूल का यूज करता हूँ। fs मॉड्यूल को हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे उसकी एक छोटी सी एग्जांपल करवा रहा हूँ जिसके थ्रू आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई fs मॉड्यूल हमें पता है कि हम फाइल हैंडलिंग के यूज करते हैं, मतलब फाइल्स के साथ अगर हमें काम करना है, क्रिएट रीड ऑपरेशंस वगैरह करने हैं तो उसके लिए हम fs मॉड्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो fs मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कुछ सिंक्रोनस मेथड्स भी होते हैं और एसिंक्रोनस मेथड्स भी होते हैं। मतलब दोनों तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो हम अपनी fs मॉड्यूल के साथ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ fs के नाम से।
और यहाँ पे आपको पता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम पास कर देता हूँ एफ एस इसके अंदर बिल्ट इन होता है, मतलब हमें एनपीएम की मदद से इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लाइन लिखी, इसका मतलब एफ के अंदर मेरे पास जो भी मेथड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक फाइल को रीड करना है, ठीक है। क्या करना है, एक फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सबसे पहले एक मेथड होता है जिसका नाम है रीड फाइल सिंक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रीड फाइल सिंक, इसका मतलब ये सिंक्रोनस मेथड है, मतलब ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे मैं ये सिंक हटा दूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला जो मेथड है ना ये एसिंक्रोनस होगा। याद रखना, सिंक अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पे सिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सेपरेट मेथड है जो कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। तो भाई देखो, इस मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फाइल का, टेक्स्ट फाइल हो, HTML फाइल हो, उसका डेटा हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो वो फाइल मेरे पास अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, सिंक वर्सेस एसिंक, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और ये फाइल मैं बनाऊंगा txt फाइल, मतलब नोटपैड की जो फाइल होती है। देखो उसका नाम मैं रख रहा हूँ info.txt। और भाई देखो अब इसके अंदर मुझे कुछ कोड चाहिए, मतलब कुछ से टेक्स्ट चाहिए, रैंडम डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे देखो रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ लॉरेम इप्सम, ठीक है। लॉरेम इप्सम टेक्स्ट सबको पता है डमी टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके जनरेटर के ऊपर जाता हूँ, पहला लिंक आ रहा है, इसके अंदर जाते हैं और इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स वगैरह चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 15 पैराग्राफ्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे ये सारा टेक्स्ट आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। देखो ये मैं सारा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ तक देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो बता रहा है कि 15 पैराग्राफ जनरेट किए, इतने वर्ड्स हैं और इतनी बाइट्स की ये फाइल है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये जो मैंने फाइल बनाई थी ना info.txt, इसके अंदर मैं ये सारा कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से रिफैक्टर कर देता हूँ ताकि ये सही हो जाए। मतलब देखो इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा डेटा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये टेक्स्ट अभी रैप नहीं हुआ हुआ, इसलिए ये पूरा पैराग्राफ एक ही लाइन में शो कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इस फाइल को रीड करना है यहाँ पे, ठीक है। कौन से मेथड की मदद से, रीड फाइल सिंक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं अपनी इस फाइल का नाम देता हूँ info.txt, ठीक है। info.txt आ गया। और सेकंड इसका जो पैरामीटर है उसके अंदर हम कैरेक्टर सेट का नाम देंगे, ठीक है, जो कि है UTF-8, मतलब UTF-8 कैरेक्टर सेट टाइप का डेटा इस फाइल के अंदर मौजूद है, सही है। तो अब देखो, अब मैं कहता हूँ इसका जो भी रिजल्ट है, ये जो भी रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा उसको मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ डेटा, और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं अपने इससे डेटा के वेरिएबल में गेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं console.log करवाता हूँ, ठीक है। देखो console.log, और इसके अंदर मैं डेटा पास करता हूँ। और अब देखो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे console.log करवा लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एंडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, सही है। इसके 3 डॉट्स एंड में लगा देता हूँ, 4 डॉट्स, और 4 डॉट्स शुरू में लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझना भाई। देखो ये वाली जो फाइल है info.txt, इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है और इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। तो इस लाइन में आप समझ लो कि ये जो मैं console.log का मेथड कॉल कर रहा हूँ, चूंकि यहाँ पे डेटा प्रिंट होगा और ये डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका मतलब जब तक आपके पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं होता और वो आपकी फाइल से सारा डेटा रीड नहीं कर लेता, तब तक आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी लाइन, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है, द एंडिंग स्टेटमेंट। इसका मतलब पहले आपके पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये अपना रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद आपके पास ये वाला मेथड चलेगा। मतलब ये वाली जो लाइन है ये ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगी, पेंडिंग स्टेट में रहेगी। मतलब पहले हमें ये डेटा का जो भी आउटपुट है जो फाइल से आ रहा है वो मिलेगा, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ये होता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो देखो यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल को रन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे नोड लिखते हैं और मेरी फाइल का क्या नाम है, पहले .बैकस्लैश और उसके बाद मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे देखो index.js, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो ऊपर देखो, सबसे पहले ये सारा डेटा प्रिंट हुआ जो मैंने अपनी फाइल में डाला था, देख रहे हो कितना सारा डेटा है। ये देखो ये कमांड मैंने यहाँ पे टाइप की थी ना, उसके बाद ये सारा डेटा हमें यहाँ पे मिला। और सबसे एंड में आप चले जाओ, यहाँ पे देखो सबसे एंड में हमें क्या प्रिंट हो रहा है, द एंडिंग स्टेटमेंट, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। सही है, अब चलते हैं और बात करते हैं एसिंक्रोनस में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये सारा डेटा मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ और कमेंट आउट भी कर लेता हूँ और इसी कोड को मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो भाई अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ ना, वो होगा रीड फाइल। सिंपल, मतलब मैं सिंक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सिंक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को रेफर करता है। लेकिन जब आप सिर्फ इस तरह से लिखते हो ना, सिंपल रीड फाइल, तो ये आपके पास एसिंक्रोनस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। लेकिन इस केस में यहाँ पे देखो, मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और ये जो वेरिएबल था ना, ये भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, सिंपल रीड फाइल वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने अपनी फाइल का नाम लिया जिसका डेटा मैं रीड कर रहा हूँ, फिर कैरेक्टर सेट, और उसके बाद अब देखो ये जो रीड फाइल है ना, ये एसिंक मेथड है। तो एसिंक मेथड ये वाला जो है ना रीड फाइल, इसके थर्ड आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन कब चलता है, जब उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाता हूँ। कॉल बैक फंक्शन मतलब आपका एरो फंक्शन यहाँ पे मैं पास करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये एरो आ गया और ये आ गई इसकी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसके बीच में मैं एंटर कर देता हूँ। मतलब इस कॉल बैक फंक्शन का यहाँ पे देखो कोई नाम नहीं है। ये कब चलेगा, जब हमारे पास यहाँ से डेटा रीड हो जाएगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन चलेगा। तो देखो इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हम पास करेंगे। एक होता है एरर को हैंडल करने के लिए, और दूसरा होता है इस फाइल का जो भी डेटा होता है वो यहाँ डेटा के इस पैरामीटर में आके स्टोर होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ये console.log, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, डेटा। तो अब यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट समझना। देखो हम इस फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं ना, अगर इसका डेटा रीड हो गया तो वो डेटा में आ जाएगा और डेटा को मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन अगर इस फाइल को रीड करने में कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पे एरर के अंदर क्या हो जाएगा, वो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चाहो तो एरर को भी यहाँ पे console.log करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एरर को console.log नहीं करवा रहा, बल्कि मैं यहाँ पे जो मेरा डेटा आ रहा है मैं उसको console.log करवा रहा हूँ। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझना, मैंने क्या बताया कि जो रीड फाइल वाला मेथड है ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला जो मेथड है, ठीक है, रीड फाइल वाला, ये जाहिर बात है टाइम लेगा, क्योंकि जिस फाइल से ये डेटा गेट कर रहा है उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा टेक्स्ट है। तो इसका मतलब अब इस केस में सबसे पहली जो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो मेथड चलेगा, वो ये वाला है। मतलब जो सबसे एंड में आपने लिखा वो सबसे पहले चलेगा, और उसके बाद आपके पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। और एसिंक्रोनस को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं अपनी इस फाइल को रन करता हूँ दोबारा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं, और अब मैं दोबारा से इसी कमांड को यहाँ पे रन करता हूँ। तो अब आप जरा रिजल्ट देखना, मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, अब हमारे पास यहाँ पे देखो हमारा डेटा प्रिंट हुआ है सबसे एंड में। मतलब जो फाइल का डेटा हमने रीड किया है वो सबसे एंड में प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊँ तो आप ऊपर देखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपनी ये वाली कमांड क्या की, एग्जीक्यूट की अपने टर्मिनल में, और उसके बाद देखो जो एंडिंग स्टेटमेंट वाली लाइन थी जो मैंने अपने प्रोग्राम के सबसे एंड में लिखी थी, यहाँ पे देखो वो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद आपके पास ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और वो ये सारा डेटा यहाँ पे आपको रीड करके दिखा रहा है। देख रहे हो कितना सारा डेटा है। ठीक है, तो ये आपका सारा बाद में आ रहा है, देख रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका, एसिंक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ अपनी थियरी के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको देखो क्या कह रहा है, सिंक्रोनस इज अ ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर। ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वो जो मेथड 2 है, अगर वो 2 मिनट ले रहा है तो उसके बाद के जो मेथड है, मेथड 3 और 4, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक मेथड 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, सिंक्रोनस इज अ ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर सो द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन कंप्लीटिंग द वन बिफोर इट। मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो हमारा मेथड 3 था वो किस पे डिपेंडेंट था, मेथड 2 पे। मेथड 2 किस पे डिपेंडेंट था, मेथड 1 पे। इसका मतलब वो जो मेथड 2 था, मैंने आपको बताया था, जो 2 मिनट ले रहा था, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेथड 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब मेथड 3 आपके पास डिपेंडेंट था पहले वाले टास्क के ऊपर, पहले वाले ऑपरेशन पे, जो कि था मेथड 2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ईच टास्क रिक्वायर्स एन आंसर बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटरेशन। इसका मतलब
मैंने बताया ना जिस तरह से कि मेथड 3 मेथड 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब जब मेथड 2 का आउटपुट हमें मिल जाएगा उसके बाद ही हमें मेथड 3 एग्जीक्यूट होगा। मतलब मेथड 2 की जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपका मेथड 3 चलेगा। मतलब मेथड 2 का आउटपुट प्रिंट हुआ उसके बाद मेथड 3 आपका एग्जीक्यूट हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस का, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो एसिंक्रोनस के बारे में बता रहे, क्या कह रहा है, asynchronous is a non-blocking architecture so the execution of one task isn't dependent on another। मतलब वो जो मैंने मेथड्स कॉल किए थे ना वो समझ लो कि अलग अलग टास्क थे, क्योंकि हर मेथड में हम कोई ना कोई अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एसिंक्रोनस आपके पास नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। इसका मतलब अगर कोई मेथड ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसका हमें वहाँ पे वेट नहीं करना, बल्कि उसका जो अगला मेथड है, अगला टास्क है, उसको परफॉर्म कर देना है। और इसी चीज़ को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि इस केस में क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो एक साथ पैरेलली भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है। यह भी मैं और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो वही बात कह रहा है कि टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलल। मतलब देखो मैंने क्या बताया, पहले मेथड 1 चलेगा, फिर मेथड 2 अगर टाइम ले रहा है तो मेथड 3 चल जाएगा, और अगर उस ड्यूरेशन में मेथड 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो मेथड 2 चल जाएगा, फिर उसके बाद मेथड 4 चलेगा। मतलब आपके पास जो आपके टास्क होते हैं वो पैरेलली क्या हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। और भाई ऐसा होता क्यों है ये अब मैं आपको समझाता हूँ, जरा इसको गौर से समझना। मतलब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। भाई देखो सिंक्रोनस हमारे पास सिंगल थ्रेड के ऊपर काम करता है, मतलब एक थ्रेड के ऊपर काम करता है, और एसिंक्रोनस हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये थ्रेड क्या है। भाई देखो थर्ड हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे मेथड्स को, हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है। इसका मतलब मेरे पास 4 मेथड्स हैं, ठीक है, और उन 4 मेथड्स को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, एक सिंगल थ्रेड का है। तो सिंगल थ्रेड क्या करेगा, सबसे पहले मेथड नंबर 1 को कॉल करेगा, फिर मेथड नंबर 2 को कॉल करेगा, फिर 3 को कॉल करेगा, फिर 4 को कॉल करेगा। मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक मेथड को ही कॉल करेगा। तो जब उसकी पहले मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरे मेथड को कॉल करेगा, फिर जब दूसरे मेथड की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद थर्ड को कॉल करेगा, थर्ड की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर फोर्थ को करेगा। मतलब सिंगल थ्रेड हमेशा एट अ टाइम सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, एक ही मेथड को एग्जीक्यूट करता है। और ये जो सिंगल थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर इंप्लीमेंट होता है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। भाई देखो जिस तरह मैंने बताया ना कि आपके पास पहले मेथड नंबर 1 चलेगा और फिर मेथड नंबर 2 जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, तो एक थ्रेड मेथड नंबर 2 को कॉल करता रहेगा और जो दूसरा थ्रेड है वो मेथड नंबर 3 को कॉल कर लेगा। समझ रहे हो, मतलब मेथड नंबर 2 जो है वो 2 मिनट ले रहा है ना, तो एक थ्रेड उसको मॉनिटर करता रहेगा और एक थ्रेड जो है आपका वो मेथड नंबर 3 को कॉल कर लेगा। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा थ्रेड्स काम कर रहे हैं। और अगर सपोज करो मेथड नंबर 2 भी ज्यादा टाइम ले रहा है, 3 भी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब 2 थ्रेड्स, एक थ्रेड मेथड नंबर 2 पे हो गई और दूसरी थ्रेड मेथड नंबर 3 पे हो गई, और जो तीसरी थ्रेड है वो आपके मेथड नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगी। इसका मतलब यहाँ पे 3 थ्रेड्स हो गई। मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पे हो सकती हैं, और मल्टीपल थ्रेड्स कहाँ पे होती हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके डिफरेंस के पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, एसिंक इज अ मल्टीपल थ्रेड, या जिसको आप मल्टी थ्रेड भी कह सकते हो, विच मीन्स ऑपरेशंस और प्रोग्राम्स कैन रन इन पैरेलल। पैरेलल मतलब एक साथ। जिस तरह से 2 बंदे एक साथ भाग रहे होते हैं, 3 बंदे एक साथ भाग रहे होते हैं ना, ओलंपिक्स में आपने देखा होगा। तो ये टास्क आपके पास कहलाते हैं, वो किसके अंदर हो रहे होते हैं, एसिंक प्रोग्रामिंग के अंदर हो रहे होते हैं, और उसको रन करने का काम कौन कर रहे होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सिंक्रोनस, सिंक इज अ सिंगल थ्रेड। मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के केस में सिर्फ एक ही थ्रेड काम कर रहा होता है। और मैंने क्या बताया, थ्रेड की जिम्मेदारी होती है आपके मेथड्स को, आपके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, इसलिए वहां पे 1 बाय 1 टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। लेकिन एसिंक में आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, तो वहां पे एक से ज्यादा थ्रेड्स क्या कर रहे होते हैं, आपके टास्क को, आपके मेथड्स को कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है, सिंक इज अ सिंगल थ्रेड, सो ओनली वन ऑपरेशन और प्रोग्राम विल रन एट अ टाइम। मतलब एक टाइम में एक ही टास्क, एक ही मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो async इज नॉन ब्लॉकिंग विच मीन्स इट विल सेंड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। भाई देखो जब भी हम मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं ना तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो मेरे पास जब मल्टीपल मेथड्स हैं और उनको कॉल करने का काम मल्टीपल थ्रेड्स करेंगे तो इसका मतलब बार बार रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। लेकिन यहाँ पे देखो सिंक के केस में क्या होगा, सिंक इज ब्लॉकिंग, मतलब सिंक के अंदर ब्लॉकिंग होती है। इट विल ओनली सेंड द सर्वर वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम एंड वेट फॉर द रिक्वेस्ट टू बी आंसर्ड बाय द सर्वर। मतलब सिंक में क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही मेथड कॉल होता है क्योंकि वहां पे सिंगल थ्रेड है। सिंगल थ्रेड हमेशा एट अ टाइम एक ही मेथड को, एक ही टास्क को परफॉर्म करेगी। तो जब वो टास्क हमारा सर्वर परफॉर्म कर देगा और उसका रिस्पॉन्स भेज देगा आपके क्लाइंट पे तो क्या होगा, उसके बाद आपका वो जो सेकंड मेथड है, सेकंड टास्क है, वो परफॉर्म होगा। तो भाई आप एक चीज नोटिस करो, एसिंक और सिंक के अंदर यहाँ पे इस पॉइंट में बेहतर कौन हुआ, सिंक्रोनस बेहतर हुआ। कैसे? क्योंकि सिंक्रोनस हमारे सर्वर पे कम लोड डालता है क्योंकि वो एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म करवाता है सर्वर से। लेकिन जो एसिंक है वो ज्यादा रिक्वेस्ट पास करता है आपके सर्वर पे क्योंकि वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे हैं और मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, बार बार आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई मेथड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इसी का पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखो async increases throughput because multiple operations can run at the same time। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो async है ना, async प्रोग्रामिंग, वो सर्वर के ऊपर बर्डन उसको ज्यादा डाल देती है क्योंकि एक से ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स वहां पे काम कर रहे हैं, सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क की एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, लेकिन सिंक के केस में ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंक इज स्लोअर एंड मोर मैथोडिकल। मैथोडिकल का मतलब क्या होता है कि सिंक का एक तरीकेकार है, मतलब एक डिसिप्लिन है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म होगा, एक ही मेथड परफॉर्म होगा। तो सिंक के केस में क्या होता है कि सर्वर पे लोड नहीं होता, सर्वर पे बर्डन नहीं होता। तो ये भी इसका एक मेन डिफरेंस है, आपने अच्छे से याद रखना है। फिर आ जाओ हमारे लेक्चर के एंड के ऊपर। मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक डेवलपर को अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में भी वो पूछा जा सकता है। और वो क्या है, यहाँ पे देखो, इज Node.js सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मतलब क्या Node.js सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। तो यहाँ पे देखो उसका जवाब, देखो जवाब यहाँ पे ये है, Node.js फॉलोज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बट वी हैव सिंक्रोनस मेथड्स आल्सो इन Node.js। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई Node.js सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो आपका जवाब क्या होगा कि हमारे पास ये जो Node.js है ये एसिंक्रोनस को फॉलो करता है। लेकिन साथ साथ आपने ये चीज भी ऐड करनी है कि Node.js है तो एसिंक्रोनस, लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर कोई सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो उसके भी मेथड्स मौजूद है हमारे पास Node.js में। जिस तरह मैंने अभी आपको FS मॉड्यूल बताया ना, तो FS मॉड्यूल के अंदर दोनों टाइप्स के मेथड्स हैं, सिंक्रोनस मेथड्स भी हैं और एसिंक्रोनस मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया जवाब आपके इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, आपने अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस Node.js की लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।